जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, और जो इस भारत के लगभग विभिन्न क्षेत्र प्रभावित रहते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ये डिजीज जो है आम जनता को प्रभावित करती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं मलेरिया के कैसे होता है, इसके कौन से परजीवी हैं और इसके क्या इलाज है, इसके लक्षण क्या हैं। इन सभी तथ्यों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि मलेरिया क्या है। तो मलेरिया जो है यह क्या है, एक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसके परजीवी जो होते हैं प्लाज्मोडियम के द्वारा, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला ये डिजीज है। और ये प्रोटोजोआ के कारण से विभिन्न बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया है। हम लोग आज मलेरिया के बारे में जानेंगे। और कालाजार है, या जैसे मसूर में हो जाता है पैरिया, ये सब भी डिजीज होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं। तो आज हम लोग जो डिजीज देखने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से है मलेरिया। और मलेरिया से बहुत सारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। अधिकतर ये जहाँ जल जमाव का क्षेत्र होता है, जैसे समुद्री किनारे या पहाड़ी के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। और स्थलीय क्षेत्रों में भी इनके प्रकोप काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किसके द्वारा होते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और प्रोटोजोआ जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनके नेचर के बारे में। सबसे पहले ये एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं। एक कोशिकीय का अभिप्राय है कि वह अपना संपूर्ण जीवन काल या सभी दैनिक क्रियाकलाप जो है क्या करते हैं, एक ही कोशिका के अंदर में करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसको हम लोग खुली आंखों या नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मलेरिया डिजीज होता है, ये कॉज जो करता है, इसके विक्टर जो होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। यह किसके द्वारा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। यही जो होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर, वो क्या करते हैं, इसके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। इसीलिए इनको विक्टर माना जाता है। इन्हीं के काटने से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में मलेरिया नामक रोग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे प्रभावित होने वाले अंग। आज हम लोग मलेरिया से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा आप लोग को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सामान्य जीवन के तौर पर भी इसके बहुतायत आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभावित अंग होता है वो लीवर होता है, स्प्लीन होता है और आरबीसी भी होते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रभावित जो अंग होते हैं, यहाँ अपना होस्ट क्या करता है, विक्टर जो मादा एनोफिलीज, इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये हम सब बातें जान रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको हम लोग स्पोरोजाइट कहते हैं, स्पोरोजाइट कहते हैं। और स्पोरोजाइट ही क्या होता है, जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को डंक मारती है तो स्पोरोजाइट उसके सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। और वह जो है मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में वह क्या होता है, इनपुट हो जाता है, यानी कि वह अंदर चल जाता है। पेरिफेरल ब्लड में जो सर्कुलेट होते रहते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम लोग आगे देखेंगे। इनका जो ग्रोथ होता है मुख्य रूप से वो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडी में ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ह्यूमन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका हालांकि साइकिल जो चलता है, दो चीज़ों में चलता है। एक साइकिल जो होता है वह क्या होता है, मच्छर में चलता है, और एक साइकिल जो होता है ह्यूमन बॉडी में चलता है। और तो मुख्य रूप से जो होते हैं क्या करते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि उनका वृद्धि विकास या डेवलपमेंट जो होता है अलैंगिक रूप से होता है। वो एसेक्सुअल जनन करते हैं।
सेक्सुअल ग्रोथ वहाँ ह्यूमन बॉडी में ये नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके सिंकोना, इसके उपचार से कुछ रिलेटेड बातें हम लोग जान जाते हैं कि सिंकोना नामक एक वृक्ष होता है और उसके छाल से, सिंकोना के छाल से कुनैन नामक रस दवा निकाली जाती है, जिसको हम लोग कुनैन कहते हैं। सिंकोना के छाल से जो रस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुनैन। और कुनैन जो होता है क्या किया जाता है, ये मलेरिया के उपचार में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा एक दवा बनाई जाती है जिसको हम लोग क्लोरोक्विन कहते हैं। क्लोरोक्विन क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन कहते हैं, जो मलेरिया के उपचार में इस दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके टीका का खोज सर्वप्रथम रोनाल्ड रास ने किया था। मलेरिया का टीका का खोज जो है क्या किए थे, सर्वप्रथम रोनाल्ड रास महोदय ने किए थे, जिसके द्वारा बहुतायत क्षेत्रों में पहले मलेरिया काफ़ी तेज एपिडेमिक की तरह मलेरिया हो जाता था, तो वहाँ बहुत जगहों पर ऐसे मलेरिया के क्या किए जाते हैं, टीका लगाए जाते हैं, ताकि उससे मलेरिया अपना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सके। अब हम लोग इससे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल, जो ये प्लाज्मोडियम होते हैं, जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो होते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अब ये लाइफ साइकिल हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मच्छर में नहीं देख रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में इनके कितने स्टेज होते हैं और किस स्टेज में किस तरह से उनका वृद्धि होता है, विकास होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ह्यूमन को ये बहुत ज़्यादा क्षति करते हैं, ह्यूमन को ही क्षति पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर इनका कैसे स्टेज डेवलप होता है, 3-4 स्टेज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जब ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन के रूप में हो जाते हैं। इन्फेक्शन में यानी कि उसको प्रभावित करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। लेकिन ये मच्छर में भी इनका साइकिल चलता है, लेकिन मच्छर को वो कोई प्रभावित नहीं करते हैं, मच्छर को उससे कोई हानि नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जैसे ही इनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसी को हम लोग डिजीज का नाम देते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जो मुख्य रूप से होता है, उनका कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब अलैंगिक जनन में वो अपना वृद्धि विकास जो करते हैं वो करते हैं अलैंगिक रूप से। अब देखते हैं, अब यहाँ से मुख्य कहानी शुरू होती है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मलेरिया से संबंधित सभी बातें समझ में आ जाएगी। और यहीं से ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मलेरिया इंटर करता है। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य को जब मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर डंक मारता है, जब डंक मारेगा यानी कि काटेगा, तो वह क्या होगा कि मुख्य रूप से स्पोरोजोइट होता है, जो उसके स्लेवा में होते हैं, उसके मच्छर के स्लेवा में होते हैं। तो जैसे ही डंक मारेगा, तो स्लेवा में है तो डंक मारता है, तो वो क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, पेरिफेरल ब्लड में मिल जाता है। किस में मिलता है, पेरिफेरल ब्लड, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते होते हैं, उस ब्लड में वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो वो जो स्लेवा, जो मच्छर डंक मारा और उसके स्लेवरी ग्लैंड से जो स्लेवा निकला, वो किस रूप में, स्पोरोजाइट्स के रूप में, और यही चीज़ चला जाता है ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ से शुरू होती है मलेरिया की कहानी। अब ये क्या करते हैं, जब स्पोरोजाइट ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो 30 से 60 मिनट तक वो तो बॉडी में पेरिफेरल ब्लड में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको
कहीं ना कहीं जब तक वो सेटल डाउन नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो अपना ग्रोथ या वृद्धि विकास नहीं कर पाएंगे। वृद्धि विकास के लिए उनको कहीं ना कहीं सेटल डाउन या उनके जैसा उनके विकास के लिए उत्तम वातावरण चाहिए होता है। तो इस की खोज में, इसकी तलाश में वो क्या करते हैं कि पेरिफेरल ब्लड में घूमते हैं और अंततः वो लीवर में जाकर क्या करते हैं, सेटल डाउन करते हैं। स्पोरोजाइट कहाँ चले जाते हैं, लीवर में, ह्यूमन बॉडी के लीवर में जाकर सेटल डाउन करते हैं। अब लीवर में ही सेटल डाउन करने का क्या कॉज है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अपने आवास को वैसे ही जगह पर चुनता है जहां उसके लिए उत्तम से उत्तम वातावरण हो, रहने की सुविधा हो या भोजन पर्याप्त मात्रा में हो और उसके इच्छा के अनुकूल भोजन हो। तो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उनका मुख्य भोजन जो होता है ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के मात्रा अधिक होने के कारण वो लीवर को अपना होस्ट बना लेते हैं, लीवर को ही अपना स्थान चुनते हैं और वहीं पे वो क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। एक अति महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी जब मादा एनोफिलीज मच्छर वाइट करती है, काटती है, डंक मारती है, लेकिन वह स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में इंटर तो होता है लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोई फैक्ट नहीं है। जैसे कि होता क्या है कि वाइट किया तो स्पोरोजोइट वो जाते हैं अंदर, लेकिन 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना के लिए क्या होता है, सो जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज हो जाता है उनका। तो ये स्लीपिंग स्टेज जो हो जाता है तो उसमें वो लीवर से बाहर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह व्यक्ति प्रभावित इससे नहीं होता है। हो सकता है 6 महीना के बाद हो जाए, लेकिन फैक्ट समय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ये 30 मिनट तक घूमते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं लीवर तक में। तो एक बात ध्यान रखना है कि मलेरिया कभी कभी मच्छर के वाइट करने के कुछ दिन बाद भी इफेक्ट कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक स्टेज, तो सेटल डाउन इन लीवर में वो क्या हुए कि सेटल डाउन कर गए। मलेरिया के मच्छर मादा एनोफिलीज मनुष्य को काटा और काटने के बाद वह क्या हुआ, स्पोरोजाइट वहाँ छोड़ा और 30 से 60 मिनट वह स्पोरोजाइट ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहा और अंत में वह लीवर तक पहुँच जाता है, अपना स्थान ढूंढ लेता है और लीवर में सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है इसके साइकिल। तो क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी में 2 स्टेज में इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। 2 स्टेज में एक फर्स्ट स्टेज को हम लोग एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज में मुख्य रूप से ये लीवर में ही रहते हैं, इनका प्रभाव जो होता है लीवर तक ही सीमित होता है, लीवर के ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज होते हैं जो लीवर तक ही सीमित होते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या है, हम लोग पीछे देखे हैं कि जैसे ही कोई मच्छर वाइट करता है, कोई मच्छर नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर वाइट करता है तो स्पोरोजोइट जो छोड़ देते हैं अपने स्लेवा में, वह क्या होता है 30 से 60 मिनट के अंदर घूमते हुए अपने आवास लीवर तक वह पहुंच जाता है और लीवर में वो क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन होने के बाद वहाँ धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनको अच्छा भोजन मिलता है तो मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, वो उनका वृद्धि हो जाता है और वो वृद्धि जो होता है गुणात्मक वृद्धि होता है, काफ़ी तेज से वो ग्रोथ करने लगते हैं। और ये स्पोरोजोइट जो है वहाँ पर क्या होता है, इनका ग्रोथ करने के कारण उनकी संख्या वृद्धि हो जाती है और ये साइजोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइजोनेट्स में आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ ये क्या करते हैं, 6 से 7 दिन साइजोन फॉर्म में वो क्या होते हैं, 6 से 7 दिन तक ये वहाँ रहने लगते हैं। अब यहाँ क्या होता है, साइजोन फॉर्म में ये विभाजन शुरू कर देते हैं। यहाँ स्पोरोजोइट में उनके संख्या में वृद्धि हुआ, विकास हुआ, ग्रोथ किए और वो साइजोन में आ गए। किस फॉर्म में आ गए, साइजोन फॉर्म में आ गए। और जब साइजोन फॉर्म में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, विभाजन शुरू कर देते हैं और उनका विकास काफ़ी तेजी गति से
होने लगता है। और लेबल स्टेज माने लार्वल स्टेज, उनका स्टेज जो यह होता है साइजोन फॉर्म का, ये लार्वल स्टेज होता है। इस स्टेज में ये यहाँ होते हैं। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में वो क्या हुए, साइजोन से स्पोरोजॉइट से साइजोन फॉर्म में आ गए, और साइजोन फॉर्म में उनका विभाजन हुआ, विकास हुआ, और लीवर लार्वा फॉर्म में रहे। आगे जाके एक और स्टेज चेंज होता है, और यही स्टेज जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है, जो जिसको हम लोग मीरोजाइट स्टेज कहते हैं। और मीरोजाइट स्टेज में क्या होता है, लीवर के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लगता है। किसका, स्पोरोजोइट क्या बनने लगता है, काफ़ी तेज़ी से मीरोजाइट में कन्वर्ट होने लगते हैं। और ये इतना तेज़ी से, इनका 1000 गुना के रफ्तार से इनका तेज़ी से वो वृद्धि करते हैं। अब मीरोजाइट जो होते हैं वह लीवर में तो उसके लिए अब जगह नहीं है, तो वो अपना एक नया स्थान खोजना शुरू कर देते हैं। और इनका जो है फ्लुएंसी कहाँ होने लगता है, तो अब पेरिफेरल ब्लड में जो आरबीसी घूमते रहते हैं उधर वो एंट्री करने लगते हैं। तो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में ये पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, लीवर से वो बाहर निकलने लगते हैं। लीवर से मलेरिया का जो मीरोजॉइट्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो हम लोग उसको इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। एक तो हम लोग एक्सो इरिथ्रोसाइटिक जो लीवर में ही, तो ये काम तीनों जो स्टेज चला वो लीवर में है, ह्यूमन बॉडी के लीवर के अंदर ही हुआ। अभी तक इससे प्रभावित मनुष्य नहीं हुए थे, उनके अंदर डिजीज था लेकिन उनको न लक्षण दिखाई दे रहा था और न कुछ, उनको साइन सिम्टम इसके नहीं मिले थे। लेकिन जैसे ही मीरोजॉइट्स आगे बढ़ते हैं और इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में होते हैं तो ये काफ़ी डेंजर बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में आते आते क्या करते हैं, आरबीसी में जब ये जाने लगते हैं तो यहाँ एक इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आता है जिसमें इरिथ्रोसाइटिक फेज हम लोग कहते हैं। इरिथ्रोसाइटिक फेज में मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें अब ये क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड में आ गए, ह्यूमन बॉडी के कहाँ आ गए, लीवर से ये पेरिफेरल ब्लड में आ गए। और पेरिफेरल ब्लड में हम लोग देखे हैं मीरोजॉइट्स जो है ज़्यादातर बाहर आने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब ये कॉज क्या करते हैं, मुख्य रूप से ये क्या करते हैं वो देखना है। तो ये करते हैं से आरबीसी में वो आ जाते हैं। और सेकेंड टारगेट रहता है इनका, क्या होता है मीरोजॉइट्स का सेकेंड टारगेट क्या होता है। पहला टारगेट तो उनका लीवर था, और लीवर में तो अब जगह रहा नहीं, तो वो आ गए हैं कहाँ, इरिथ्रोसाइट में आ गए हैं, इरिथ्रोसाइटिक फेज में आ गए हैं, और वहाँ पर उनका ये सेकेंड टारगेट होता है। अब ये आरबीसी को अपना टारगेट बनाते हैं। किसको टारगेट बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट होते हैं, तो ये अपना टारगेट जो बनाते हैं किसको, मुख्य रूप से आरबीसी को टारगेट बनाते हैं। और आरबीसी को ये टारगेट कैसे करते हैं, अब इसको देखेंगे। सबसे पहले ये रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मीरोजॉइट्स फॉर्म जो होते हैं रिलीज करते हैं टॉक्सिन का। किस चीज़ का, टॉक्सिन का रिलीज करते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो आरबीसी को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाने लगते हैं, क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। और सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर जो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और वहाँ आरबीसी के अंदर हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन होता है, और वो उस हेमोग्लोबिन को खाने लगते हैं। उस हेमोग्लोबिन को जब खाने लगते हैं तो आरबीसी के जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, लगातार गिरने लगते हैं। आरबीसी लगातार डिक्रीज होने लगता है, आरबीसी ब्रेक डाउन करने लगते हैं। और आरबीसी जैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, उस टॉक्सिन का नाम जो रिलीज करते हैं टॉक्सिन, हम लोग उसको कहते हैं हेमोजोइन। हेमोजोइन नामक एक टॉक्सिन होता है जो क्या करता है, आरबीसी के सेल को तोड़ देता है फुल्ली तरह से, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। और यह ब्रेक डाउन इस स्तर पर चला जाता है कि इतना तेज़ी से ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रत्येक दिन
5% आरबीसी के सेल डाउन होने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो जहाँ पर आरबीसी डाउन लगातार होगा जिस व्यक्ति में, तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद ही वह एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक मतलब क्या, कि उसके आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन की मात्रा कमेगी। या हेमोग्लोबिन की मात्रा कमने के कारण क्या हो जाएंगे, उनके एचबी जो होंगे, हेमोग्लोबिन काफ़ी नीचे आ जाएंगे और उसको खून की कमी हो जाएगी। वह आदमी एनीमिया नामक रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेरोजॉइट स्टेज में के बाद टॉपोजॉइट स्टेज आता है और यह स्टेज बहुत भयानक होता है। इस स्टेज में व्यक्ति के शरीर में फुल्ली क्या होते हैं, मेरोजॉइट्स अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि जो मच्छर, अब वहाँ मेल और फीमेल इस स्टेज में, टॉपोजॉइट स्टेज में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं और वो पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। और फिर से मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर अगर डंक मारती है तो उसके अंदर चला जाता है। ये टॉपो स्टेज होता है और यहाँ से वह मच्छर फिर से दूषित होता है, लेकिन मच्छर को उससे कोई प्रभाव नहीं होता है। मच्छर के स्टोमक में जाते हैं और वहाँ वह ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद फिर ये यहाँ इस स्टेज में आ जाते हैं। तो ये टॉपो स्टेज जो है क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होता है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में। अब यही सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक होता है, यही मेरोजॉइट वाला स्टेज जो होता है, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब यहीं से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर साइन सिम्टम आना शुरू कर देगा। अब साइन सिम्टम यानी कि लक्षण उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि मलेरिया के लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो थोड़ा उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। आरबीसी जब ब्रेक डाउन करते हैं, आरबीसी काफ़ी ब्रेक डाउन जब करेंगे, ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा आरबीसी का, तो एक तो व्यक्ति एनीमिक हो जाएगा। दूसरा है कि आरबीसी ब्रेक डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाकर जाएंगे, तो वो कहाँ सेटल, उनका कब्र स्थान कहाँ है आरबीसी का, तो शमशान घाट जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, स्प्लीन में चले जाएंगे। और स्प्लीन में जब वो स्टोर होने लगेंगे तो वैसी स्थिति में लगातार स्टोर होने पर स्प्लीन की एक मात्रा लिमिट होती है, इस कारण से उसका लगातार वृद्धि होने लगेगा, स्प्लीन बढ़ने लगेगा और स्प्लीन का जो नॉर्मल वर्क है वो वर्क से डिजॉर्डर करेगा। इसको हम लोग स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा, स्प्लीन उसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये मलेरिया के केस में देखा जाता है। दूसरा है कि एनीमिक हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। तो एनीमिक कैसे बनेगा, क्योंकि आरबीसी लगातार ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस कारण से क्या होगा कि व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। तीसरा लक्षण होगा कि जैसे भूख की कमी। अब हम लोग लगातार देखे हैं कि एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज में ये 3 स्टेज जो पूरा किया है लीवर के अंदर। हम लोग जानते हैं कि लीवर ही मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और वहाँ से बहुत सारे एंजाइम या हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो क्या करता है, भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं। और उसके सेक्रेशन में कम बेस होने के कारण क्या होते हैं, लीवर अपना सही से काम नहीं करता है, इसलिए खाना ठीक से नहीं पचता है या फिर भूख की कमी हो जाती है। इसमें लक्षण देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लक्षण, मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से लक्षण। तो ये 2 लक्षण तो आप लोग देख लिए मलेरिया में कि एक तो स्प्लीन बड़ा होगा, दूसरा है कि पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं शुरू दौर में, प्रारंभिक दौर में क्या करेगा मलेरिया के, किस प्रकार के लक्षण आएंगे। तो देह में ऐंठन, सिहरन और समय के साथ, देह में ऐंठन, सिहरन और समय के साथ तेज बुखार आएंगे, काफ़ी तेज बुखार आएगा और वह 2-3 घंटे 4 घंटे तक बुखार काफ़ी तेज रहेगा और फिर धीरे धीरे उतर जाएगा। और यह समय के साथ ही, जैसे आज 2 बजे बुखार आया तो फिर 2 बजे से 5 बजे लग रहा, तो कल भी 2 से 5 ही रहेगा। इस तरह से इनमें क्या होते हैं, कुछ समय
होता है जो समय के साथ ये बुखार आता है, सिहरन के साथ आता है, तेज बुखार आता है। और बुखार आने के पहले क्या होता है, सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द हल्का हल्का महसूस करेगा। अब इस तरह के लक्षण जब आने लगते हैं, क्या होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है जी मिचलाना, वोमिटिंग टेंडेंसी। मलेरिया के पैरासाइट से जब इफेक्टेड होते हैं व्यक्ति तो उनमें वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाता है। तो वोमिटिंग टेंडेंसी आने का मुख्य कारण है कि उनका लीवर फंक्शन जो होता है क्या होता है, डिजॉर्डर किया हुआ रहता है। इस कारण से उनको जी मिचलाना या वोमिटिंग टेंडेंसी आना शुरू हो जाता है। ऐसा है कि कुछ और भी डिजीज में ये लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी में पार्टिकुलर दिखाई देंगे। ये एक सिम्टम है, ये लक्षण है। मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। भूख की कमी क्या होता है, भूख की कमी व्यक्ति लगातार क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। इस कारण से उसमें भूख की कमी आ जाती है। और खून का कमी, एनीमिक तो हम बताए ही हैं, व्यक्ति कम खाता है, इसलिए भूख की कमी के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। ये सब लक्षण आने लगते हैं मलेरिया में। तो ये सब अगर लक्षण आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि मलेरिया के उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसके उपचार क्या है, कुछ मुख्य रूप से हम लोग देख ले जाते हैं। तो इसका मुख्य जो है, एक सिंकोना नामक वृक्ष होता है जो इंडोनेशिया जावा द्वीप पर पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। इंडोनेशिया में जावा द्वीप है जहाँ पे सिंकोना का वृक्ष होता है। और ये सिंकोना के छाल जो होते हैं, उसी के छाल से यह रस निकाला जाता है जिसको हम लोग कुनैन कहते हैं। और ये कुनैन से के द्वारा क्लोरोक्वीन नामक क्या की जाती है, दवा तैयार की जाती है, जिससे मलेरिया के उपचार में यह काफ़ी सक्सेस है। और इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर लोग, जैसे वोमिटिंग टेंडेंसी आया तो वोमिटिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए डमपेरिडम या पेरिनोरम, बहुत सारी दवाएं हैं उसको, या सिर दर्द के लिए, या फिर 1-2 एंटीबायोटिक इसके साथ चलाते हैं। और कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ टॉनिक वगैरह ये सब देते हैं। खून की कमी है तो आयरन का, हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ दवा देते हैं। इस तरह से अगर लगातार उपचार चलता है, क्लोरोक्वीन दवा चलती है, तो धीरे धीरे ये जो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्लड से उनका ख़त्म होने लगते हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, रिकवर करने लगता है और व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इससे भारत में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। चाहे वह स्थलीय क्षेत्र हो या फिर समुद्र के किनारे रहने वाले क्षेत्र हों या फिर पहाड़ी इलाके में रहने वाले क्षेत्र हों, इन सभी जगहों पर जहाँ पर मलेरिया अधिकतर, ऐसे टीवी वगैरह में भी हम लोग प्रचार देखते हैं कि पानी अगर घर के अगल बगल में जल जमाव है या गंदगी है, कूड़ा करकट है, उस सब को हम लोग साफ़ और स्वच्छ रखें, ताकि मलेरिया के जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं वो बहुतायत जो है गंदगी या जल जमाव वाले जगह पर ही, जहाँ ताज़ा जल है या जहाँ पर बहाव है, उस जल में वो ग्रोथ नहीं करते हैं, लेकिन वैसे जगह पर ग्रोथ करते हैं जहाँ जल जमाव काफ़ी दिनों से है या फिर गंदगी काफ़ी है, उस जगह पे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो स्वच्छता भी मिल जाती है और मलेरिया के मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से मलेरिया से बच भी जाते हैं। अगर मलेरिया हो भी गया तो उपचार कराते हैं, ये सब लक्षण अगर आते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवा मिलेगी और बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।